मामी आहान लाला की शादी क्यों नहीं करते आप लोग? ऐसे तो बिजनेस करते करते किसी दिन वो पागल हो जाएंगे। अपना नाम सुनते दरवाजे के पीछे खड़े आहान के कदम रुक गए। रात 2 बजे कॉफी पी रहे थे। बीवी होती तो इसके साथ रोमांस कर रहे होते और आपको हर साल एक पोता या पोती मिल जाती। वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने मामू के घर शहर आई थी, जहां हर वक्त खामोशी रहती, लेकिन अब इसके चुटकुलों की वजह से लाउंज में हर वक्त मेला लगा रहता। मोहतरमा, आपको शर्म नहीं आती एक गैर मर्द के बारे में ऐसी बेतकल्लुफ बातें करते? इसके तंज भरे अंदाज पर जारा का चेहरा सुर्ख हुआ। अगली सुबह इसका कमरा खाली था। अम्मी, वो लड़की कहाँ गई? पहली बार किसी के जाने पर इसे दिल में बेचैनी महसूस हुई थी। गर्मियों की खामोश रात अपनी ठंडी हवा के साथ पूरे घर पर फैली हुई थी। सेन में लगे चंबेली के फूलों की खुशबू हल्के हल्के झोंकों के साथ लाउंज तक आ रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां रात के 2 बजने का ऐलान कर चुकी थीं। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, मगर एक लाउंज ऐसा था जहां जारा की मौजूदगी ने खामोशी को शिकस्त दे दी थी। इसकी शोख आवाज हर चंद लम्हों बाद गूंजती, फिर मामी की हंसी इसका साथ दे देती। दरवाजे के पीछे खड़े आहान के कदम वहीं रुक गए। हाथ में कॉफी का मग था। दफ्तर की फाइलें अभी तक इसके कमरे में खुली पड़ी थीं। नींद इससे हमेशा की तरह रूठी हुई थी, मगर लाउंज से आने वाली आवाजों ने इसे वहीं रोक लिया। मामी, आप लोग आहान लाला की शादी क्यों नहीं कराते? बीवी होती तो इसके साथ रोमांस कर रहे होते। हर साल आपको एक पोता या पोती भी मिल जाता। जारा ने पूरी संजीदगी से कहा, फिर खुद ही अपनी बात पर हंस दी। गर्मियों की छुट्टियां गुजारने वो चंद दिन पहले अपने मामू के घर शहर आई थी। इस घर में हर वक्त ऐसी खामोशी छाई रहती थी जिसे सब ने बोलने से तौबा कर रखी हो। जारा के आने के बाद वही खामोश लाउंज हर वक्त हंसी मजाक से भरा रहता था। मामी ने मसनूई गुस्से से इसे घूरा। जारा, मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मामी, आखिर आहान की भी तो शादी होनी चाहिए ना। इतने में पीछे से एक संजीदा आवाज सुनाई दी। मोहतरमा, आपको शर्म नहीं आती एक गैर मर्द के बारे में ऐसी बेतकल्लुफ बातें करते हुए? अपना नाम सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ा आहान आखिर सामने आ गया। सफेद टी शर्ट, स्याह ट्राउजर पहने इसके एक हाथ में कॉफी का मग था, दूसरे हाथ की घड़ी की चमक रोशनी में हल्का सा अक्स बना रही थी। चेहरे पर हस्बे मामूल संजीदगी थी, जबकि आंखें सीधी जारा पर जमी हुई थीं। जारा का चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हुआ, फिर अगले लम्हे वो पहले जैसी बेफिक्र बन गई। आप कब आए? इतनी देर से खड़ा तुम्हारी फजूल गुफ्तगू सुन रहा था। अच्छा हुआ सुन ली, कम से कम पता तो चला कि लोग आपकी फिक्र भी करते हैं। मुझे किसी की फिक्र की जरूरत नहीं, यही तो मसला है। कौन सा मसला? आपको हर चीज की जरूरत होती है, मानती किसी चीज को नहीं। आहान ने खामोश नजरों से इसे देखा। इसके चेहरे पर कोई तासुर न आया, जैसे किसी ने जज्बात पर मजबूत पहरा बिठा रखा हो। तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। हाँ, क्योंकि इस घर में मेरे अलावा कोई बोलता ही नहीं। ऐसा लगता है सबके मुंह में दांत नहीं, पत्थर भरे हुए हैं। हर वक्त ऐसे खामोश बैठे रहते हैं जैसे किसी ने बोलने पर टैक्स लगा दिया हो। मैंने सोचा चंद दिन के लिए आई हूं तो मैं ही रौनक लगा दूं। अच्छा, तो तुम यहाँ रौनक लगाने आई हो? तो और क्या, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए। मैं अपनी हद में ही हूँ। आप लोग ही हद से ज्यादा खामोश हैं। आहान ने कॉफी का घूंट बढ़ा। मेरी शादी की फिक्र छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? क्योंकि शादी करने के बाद मैं पैम्पर फीडर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। जारा ने हैरत से पलकें झपकी, फिर फौरन दोनों हाथ कमर पर रख लिए। आपने थोड़ी फीड कराना है अपने बच्चों को, वो तो आपकी बीवी कराएगी। आहान ने भवें सुकेड़ी। फीड कराने से तुम्हारा क्या मतलब है? जारा ने मासूम सा चेहरा बनाया। फीडर से दूध पिलाने वाला मतलब, और क्या? आहान ने चलना में इसे देखा। मैंने वो मतलब नहीं लिया था। फिर कौन सा मतलब लिया था? कुछ नहीं। नहीं, अब बताएं आपने कौन सा मतलब लिया था? मामी ने हंसी रोकने के लिए लब दबा लिए, जबकि मामू ने अखबार चेहरे के सामने कर लिया। कमरे की फजा में हंसी दबाने की नाकाम कोशिश साफ महसूस हो रही थी।
आहान ने गहरा सांस लिया। तुम वाकई नाकाबिले बर्दाश्त हो। शुक्रिया। मैंने तारीफ नहीं की। मेरे लिए यही तारीफ है। आहान ने बेबसी से सर हिलाया। तुम ना बहुत ज्यादा बोल देती हो कभी कभी। कभी कभी नहीं, हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि अगर मैं भी आप लोगों जैसी हो गई तो इस घर में सांसों की आवाज भी गूंजने लगेगी। चलमों की खामोशी के बाद मामी की हंसी छूट गई। मामू भी मुस्कुरा दिए, जबकि आहान ने कॉफी का मग मेज पर रखा। इसके चेहरे पर बदस्तूर संजीदगी थी, मगर आंखों के किनारे पहली बार हल्के से नरम पड़ गए। जारा ने वो तब्दीली फौरन पकड़ ली। मामी देखे ना, ये मुस्कुराने वाले थे, फिर खुद ही रुक गए। सुबह की नरम धूप पूरे लॉन पर सुनहरी चादर की तरह बिछी हुई थी। आहान हमेशा की तरह वक्का पाबंद तैयार होकर घर से बाहर निकला। एक हाथ में गाड़ी की चाबी थी, दूसरे हाथ में लैपटॉप बैग था। इसकी नजर जैसे अपनी गाड़ी पर पड़ी। वो चंद लम्हों के लिए वहीं रुक गया। गाड़ी की अगली सीट पर जारा पूरी शान से बैठी हुई थी। एक हाथ में चश्मा था, दूसरे हाथ से वो गाड़ी के डैशबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी, जैसे वो गाड़ी इसकी अपनी हो। आहान ने करीब आकर दरवाजा खोला। मेरी गाड़ी तो लॉक थी। तुमने मेरी गाड़ी कैसे खोली? जारा ने फकर से गर्दन ऊंची की। ऐसे बहुत से तरीके हैं मेरे पास, मैं लॉक गाड़ी भी खोल लेती हूँ। आहान ने मशकूक नजरों से इसे देखा। क्यों, तुम क्या गाड़ियां चोरी करने का काम करती हो? जारा ने फौरन दोनों कान पकड़ लिए। हाय हाय, अल्लाह ना करे मुझे गाड़ियां चोरी करनी पड़े। ये तो सर्वाइवल स्किल्स होते हैं ना। ये कौन सा स्किल होता है मोहतरमा कि आप किसी की गाड़ी खोल लें? जरूरत पड़ जाए तो सब सीखना पड़ता है। गाड़ी अपनी हो तो फिर स्किल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? चाबी से भी तो खुल जाती है। आहान झुककर लॉक वाले हिस्से को गौर से देखने लगा। इसे यकीन था जारा ने जरूर कोई ना कोई नुकसान किया होगा, मगर लॉक बिल्कुल सही हालत में था। इसने एक बार फिर दरवाजा बंद करके खोला। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। वो सीधा खड़ा हुआ। वैसे तो मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? जारा ने ऐसा मुंह बनाया जैसे इससे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई हो। कोई शौक नहीं आपकी गाड़ी में बैठने का, बहुत गाड़ियां देखी हैं मैंने। मामी कह रही थी जिससे आई हूँ, कोई मुझे कहीं लेकर नहीं गया। कह रही थी कि आज आपके साथ शहर की सैर करने जाऊं, इसलिए तैयार होकर आ गई। आहान ने हैरत से इसे देखा। यानी मैं ऑफिस ना जाऊं, तुम्हें बच्चों की तरह सैर करवाऊं? इसलिए में मामी लॉन की तरफ आ गई। हाँ, बिल्कुल यही करना है। आहान ने बेबसी से मामी को देखा। मामी, मेरी मीटिंग है। मीटिंग रोज होती है। जारा पहली बार आई है। ये बेचारी यहाँ क्या दीवारें देखने के लिए आई है? सही तो कहती है, इस घर में बहुत ज्यादा खामोशी है। बेटा, इसे ले जाओ, घूम फिर लेगी। फिर कहा इसने बार बार आना है। आहान ने गहरा सांस लिया। अच्छा ठीक है, ले जाता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर बैठने लगा, मगर जारा ने फौरन हाथ उठाकर इसे रोक दिया। एक मिनट। आहान ने पेशानी पर बल डाले। अब क्या हुआ? हम सैर करने जा रहे हैं, कुछ कैसरोल कपड़े पहनकर आए। आहान ने खुद को देखा, फिर ऐसे देखा। क्यों, ये पैंट कोट पहनकर तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे बॉडीगार्ड हैं। आहान ने हैरत से आंखें फैलाई। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड लगता हूँ शक्ल से? जारा ने फौरन इस बात में सर हिलाया। बॉडीगार्ड जैसे स्ट्रॉन्ग तो लगते हैं ना। जाए ना, कोई कैजुअल कपड़े पहन कर आए। वैसे भी अभी हमने बहुत घूमना फिरना है। आहान चला में खामोश खड़ा रहा, फिर अपनी ड्रेसिंग पर नजर डाली। वाकई शहर में घूमते हुए वो जरूरत से ज्यादा रस्मी लग रहा था। एक लम्हे के लिए इसके जहन में ख्याल आया कि लोग कहीं वाकई इसे जारा का ड्राइवर या बॉडीगार्ड ही न समझ लें। इससे जारा को एक सख्त नजर से देखा। तुम बहुत अजीब लड़की हो। जारा फौरन मुस्कुरा दी। शुक्रिया, ये तारीफ मुझे अक्सर मिलती है। आहान कुछ बोले बगैर वापस घर के अंदर चला गया। चंद मिनट बाद वो दोबारा बाहर आया तो सादा नीली जीन्स, सफेद शर्ट पहने हुए था। घड़ी पहले की तरह कलाई पर मौजूद थी, मगर अब इसका अंदाज कहीं ज्यादा हल्का फुल्का लग रहा था। जारा ने इससे सर से पांव तक देखा, फिर खुशी से तालियां बजा दी। देखा, मैं ना कहती थी, अब लग रहे हैं इंसान। आहान ने घूर कर इसे देखा। पहले क्या लग रहा था? जारा ने होंठ दबाकर हंसी रोकी। सच बोलो? नहीं, फिर रहने दें। आहान ने बेख्तियार सर झटका। गाड़ी स्टार्ट की। जारा पूरी खुशी से सीट बेल्ट बांधकर बैठ गई, जबकि अगले लम्हे गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता घर के गेट से निकलकर शहर की मसरूफ सड़कों की तरफ रवाना हो गई।
صبح کی مصروف سڑکیں آہستہ آہستہ لوگوں سے بھر رہی تھیں. کہیں دکانوں کے شٹر اٹھ رہے تھے, کہیں چائے کی خوشبو ہوا میں گھل رہی تھی. گاڑیاں ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی تھیں. آہان پوری توجہ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا, جبکہ اس کے برابر بیٹھی زارا ہر چند لمحوں بعد کھڑکی سے باہر جھانکتی, پھر کسی نئی بات کا آغاز کر دیتی. آپ بوڑھے لوگوں کی طرح گاڑی کیوں چلا رہے ہیں؟ تھوڑی تیز چلائے نا. آہان نے نظر سڑک سے ہٹائے بغیر جواب دیا. ہاں تیز تیز چلاؤں تاکہ یہاں سے سیدھا ہسپتال پہنچ جائے, ہماری ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جائیں. زارا نے منہ بنایا. میں اتنی بھی تیز چلانے کا نہیں کہہ رہی, تھوڑی سی رفتار بڑھا دیں. یہ رفتار بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک نہیں ہے. سامنے والی دادی اماں کی گاڑی بھی ہم سے آگے نکل گئی. وہ دادی اماں نہیں انکل ہیں, جو بھی ہیں آپ سے تو تیز جا رہے ہیں. آہان نے لمبی سانس لی. تم ہر 5 سیکنڈ بعد نئی بات کیوں شروع کر دیتی ہو؟ کیونکہ خاموش بیٹھنے سے مجھے الرجی ہوتی ہے. مجھے زیادہ بولنے والوں سے ہوتی ہے. افسوس, پھر تو آپ کا آج کا دن بہت مشکل گزرنے والا ہے. آہان نے بے اختیار گردن ہلائی مگر کچھ نہ بولا. زارا نے چلنا میں ادھر ادھر دیکھا, پھر گاڑی کے بٹنوں کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. کوئی گانا لگا دینا. نہیں, کیوں؟ ایسے ہی. آپ کتنے بورنگ ہیں. تم ایک طرف کہتی ہو میں نے بہت گاڑیاں دیکھی ہیں, دوسری طرف گاڑی میں بیٹھ کر عجیب عجیب حرکتیں کر رہی ہو. زارا نے فوراً ریڈیو کا بٹن دبا دیا. اگلے لمحے کسی دکھی غزل کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی. زارا نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے. توبہ توبہ, آپ کیا مجنوں ہیں. آپ کو کسی نے دھوکہ دیا, کسی نے دل توڑا, آپ اس لیے ایسے گانے سنتے ہیں. آہان نے حیرانی سے دیکھا. یہ ریڈیو ہے پاگل, میری چوائس نہیں ہے, ایسے ہی چل پڑا ہے. زارا نے فوراً ہنستے ہوئے کہا. پھر اپنی چوائس سنا دیں. ضرورت نہیں. کیوں؟ خاموشی زیادہ اچھی لگتی ہے. خاموشی آپ کو اچھی لگتی ہے, مجھے نہیں. یہ تو میں دیکھ ہی رہا ہوں. زارا نے منہ بنا کر ریڈیو بند کر دیا. آپ کے ساتھ سفر کرنا بھی امتحان ہے. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. چلا میں خاموشی رہی. پھر آہان نے خود ہی پوچھ لیا. اب بتاؤ کہاں جانا ہے؟ زارا کی آنکھیں چمک اٹھی. جب بھی لاہور کا نام سنتے ہیں سب سے پہلے دماغ میں شاہی قلعہ آتا ہے. وہاں لے چلیں. آہان نے ایک نظر اس پر ڈالی. وہاں جا کر کیا کرو گی؟ وہاں بہت چلنا پڑتا ہے. چل لوں گی, آخر میں بھی تو اپنے رشتہ داروں کا شاہی قلعہ دیکھوں. آہان نے حیرانی سے دیکھا. کیوں, تم کیا مغلوں کے خاندان کی کوئی شہزادی تھی پچھلے جنم میں؟ زارا نے پورے اعتماد سے سر ہلایا. ہاں, کبھی کبھی مجھے ایسا خواب آتے ہیں جیسے میں شہزادی ہوں. بس پھر ان کو خواب ہی سمجھا کرو, حقیقت نہ سمجھا کرو. آپ کو کیسے پتا؟ شاید میں واقعی ہوں. اگر واقعی ہوتی تو ابھی تک مجھے 10 بار حکم دے چکی ہوتی. میں تو ابھی بھی حکم دے رہی ہوں. آہان نے بے بسی سے مسکرا کر گاڑی شاہی قلعے کی طرف موڑ دی. کچھ دیر بعد دونوں شاہی قلعے کے اندر داخل ہوئے. اونچی دیواریں, پرانی محرابیں, کشادہ صحن, ہر طرف صدیوں پرانی تاریخ اپنی خاموشی کے ساتھ کھڑی محسوس ہو رہی تھی. زارا کبھی ایک طرف دوڑتی, کبھی دوسری طرف, حیرت سے ہر چیز کو دیکھتی. واہ, اتنا بڑا. اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ آس پاس کھڑے کئی لوگ پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے. آہان نے فوراً آہستہ بولنے کا اشارہ کیا. آہستہ بولو, سب لوگ تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں. دیکھنے دیں, شہزادی کو ہی تو دیکھ رہے ہیں. آہان نے پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا. زارا ایک بڑی محراب کے سامنے جا کر رک گئی. اگر آپ راجا ہوتے تو کتنی رانیاں رکھتے؟ آہان نے چونک کر اسے دیکھا. کتنی رانیاں رکھتے کیا مطلب؟ ایک ہی رانی ہوتی. زارا نے فوراً سر ہلایا. ایک کہاں ہوتی, راجا تو 100 رانیاں رکھتے تھے. آہان نے دل ہی دل میں سوچا, تمہاری جیسی تو ایک بھی برداشت نہ ہو. مگر زبان سے صرف اتنا کہا, الحمدللہ میں راجا نہیں ہوں. زارا نے فوراً کہکا لگایا. ورنہ بیچاری رانیاں ہر وقت آپ کی سنجیدہ شکل دیکھ دیکھ کر اداس ہو جاتے. آہان نے اسے گھورا. تم ہر بات میں مذاق کیوں ڈھونڈ لیتی ہو؟ زارا نے دونوں ہاتھ پھیلا دی. کیونکہ دنیا میں پہلے اتنے غم ہیں, کوئی تو ہے جو لوگوں کو ہنسا دے. آہان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس شور مچانے والی لڑکی کی موجودگی عجیب طرح سے ہر جگہ رونق بھر دیتی تھی, حالانکہ وہ خود ابھی تک یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. شاہی قلعے سے باہر نکلتے زارا نے ایک لمبی سانس لی. پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر کے آئی ہو. آہان نے اسے چلنا میں دیکھا. پھر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے ہلکے سے کہا, اب تمہیں عجائب گھر میں رکھوا دوں.
زارا نے فوراً چونک کر اسے دیکھا. کیا مطلب؟ عجائب گھر دیکھو گے؟ زارا نے ایسے منہ بنایا جیسے کسی نے اسے کڑوی دوا پینے کا کہہ دیا ہو. نہیں نہیں، یہ میوزیم تو بوڑھے لوگ دیکھتے ہیں، میں نے نہیں دیکھنا. اچھا پھر ایک کام کریں، یہاں سے چلتے ہیں، بابا جی کو سلام کر لیتے ہیں. آہان نے بھویں سکیڑ لی. کون سے بابا جی؟ ادھر تمہارے کون سے بابا جی آ گئے ہیں؟ زارا نے فوراً جواب دیا. علامہ اقبال کو ان کے مزار پر لے چلیں. پھر بابا جی کیوں کہہ رہی ہو؟ عزت دے رہی ہوں، اور کیا. آہان نے سر ہلائے. پھر گاڑی مزار کی طرف موڑ دی. وہاں پہنچ کر چاروں طرف خاموشی کا ایک الگ ہی احساس تھا. سفید سنگ مرمر کی عمارت دھوپ میں ہلکی سی چمک رہی تھی. ارد گرد آنے والے لوگ خاموشی سے فاتحہ پڑھ رہے تھے. زارا چند لمحوں کے لیے غیر معمولی طور پر خاموش رہی، پھر آہستہ سے مزار کی طرف دیکھ کر مسکرا دی. ایک یہ تھے، انہوں نے خواب دیکھا پھر پورا بھی کر لیا. آہان نے اس کی طرف دیکھا. ہاں، ایک میں ہوں، اتنے خواب دیکھتی ہوں، میرا تو ایک بھی پورا نہیں ہوتا. پہلی بار آہان نے اس کی آواز میں ہلکی سی اداسی محسوس کی، مگر اگلے لمحے زارا نے خود ہی مسکرا کر وہ کیفیت چھپا دی. آہان کی نظریں چند لمحے اس کے چہرے پر ٹھہری رہیں. اس کے دل میں انجانے سے خیال نے سر اٹھایا کہ یہ لڑکی واقعی عجیب ہے. ہر وقت ہنستی رہتی ہے، ہر بات میں مذاق نکال لیتی ہے. شاید اسی لیے ہر لمحہ اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے، ورنہ اس کی اپنی زندگی تو صبح دفتر، شام دفتر، رات فائلیں، اگلی صبح پھر وہی مصروفیت، بس پیسے کمانے کی ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ. دونوں واپس گاڑی میں آ بیٹھے. چند منٹ خاموشی رہی، پھر زارا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا. اب مجھے کھانا بھی کھلا دیں کیا؟ خالی پیٹ کتنا چلائیں گے؟ آپ نے صحیح کہا تھا، شاہی قلعے میں بہت بڑا چلنا پڑا. میں تو تھک گئی ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے. آہان نے گاڑی دیکھی. اتنی جلدی بھوک لگ گئی؟ جلدی کہاں، صبح سے میں آپ کی برداشت بھی تو کر رہی ہوں. اس میں بہت انرجی لگتی ہے. آہان نے بے اختیار ہنسنے والا تھا، مگر خود کو سنبھال لیا. چلو. کچھ دیر بعد گاڑی شہر کے خوبصورت ہوٹل کے سامنے رک گئی. شیشے کی دیواروں سے دھوپ اندر آ رہی تھی. ہلکی موسیقی ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی. زارا نے مینیو ہاتھ میں لیا، پھر چند سیکنڈ بعد واپس رکھ دیا. آپ ہی آرڈر کر دیں، مجھے صرف کھانا چاہیے، نام نہیں پڑھنے. آہان نے سکون سے آرڈر دیا. کھانا آیا تو زارا نے ایسا کھانا شروع کیا جیسے کئی دنوں سے بھوکی ہو. آہان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں. لگ رہا ہے سوچ رہے ہیں سارا ہوٹل ہی نہ کھا جاؤں. یہ خیال ابھی آیا. زارا ہنس پڑی. فکر نہ کریں، بل آپ کی جیب برداشت کر لے گی. شام ڈھلتے ڈھلتے دونوں دوبارہ شہر کی سڑکوں پر تھے. آسمان نارنجی رنگ میں ڈھل رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ رات نے شہر کو اپنی آغوش میں لے لیا. مال روڈ روشنیوں سے جگمگا رہی تھی. ہر طرف لوگوں کا رش تھا. خاندان، دوست، بچے سب اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے. کہیں آئس کریم والے کھڑے تھے، کہیں بھنے ہوئے مکئی کی خوشبو ہوا میں گھل رہی تھی، کہیں کہکوں کی آوازیں گونج رہی تھیں. زارا ہر چند قدم بعد رک جاتی. وہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے، یہاں لوگ روز آتے ہوں گے نا. آہان سے مختصر جواب دیتا رہتا، مگر اب اسے زارا کی مسلسل باتیں پہلے جتنی پریشان کن نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ان کے بغیر خاموشی کچھ عجیب محسوس ہونے لگی تھی. رات کافی ہو چکی تھی. واپسی کے سفر میں چند منٹ تک زارا کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی. پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بند ہو گئی. آہان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا. زارا سر کھڑکی کے ساتھ ٹکائے گہری نیند سو چکی تھی. چہرے پر دن بھر والی شرارت کی جگہ معصوم سی خاموشی تھی. بال ہلکے سے رخسار پر آ گئے. آہان کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سے مسکراہٹ آ گئی. سوئی ہوئی کتنی معصوم لگ رہی ہے. بولتی ہے تو توپوں کے منہ کھل جاتے ہیں. گاڑی خاموشی سے گھر کے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی. آہان نے آہستہ آہستہ اسے پکارا. زارا. وہ نہ جاگی. اس نے دوبارہ آواز دی. زارا. چلو گھر آ گیا. زارا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی. پھر ارد گرد دیکھ کر سستی بھری آواز میں بولی. اتنی جلدی آ بھی گئے؟ ہاں، آپ کمرے میں جاؤ. زارا نے سر ہلایا. گاڑی سے اتری. پھر اونگتے ہوئے آہستہ آہستہ گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ آہان چند لمحے وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا. پھر خاموشی سے گاڑی لاک کر کے اندر داخل ہو گیا. شام ڈھلنے کے بعد جب آہان گھر واپس آیا تو پورے گھر میں تازہ پکے ہوئے کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. وہ جیسے ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچا، اس کی نظر مختلف پکوانوں پر گئی. ایک لمحے کے لیے اسے حیرت ہوئی، کیونکہ ذائقہ اور خوشبو دونوں عام دنوں سے مختلف تھے.
وہ خاموشی سے بیٹھا کھانا کھاتا رہا، پھر چند نوالوں کے بعد بے اختیار بول اٹھا، یہ کھانا کس نے بنایا؟ مامی مسکرا دی، کیوں؟ آج بہت مزیدار بنا ہے۔ مامی نے سامنے بیٹھی زارا کی طرف اشارہ کیا، آج یہ سب زارا نے بنایا۔ آہان نے چونک کر زارا کو دیکھا، تم نے؟ زارا نے فخر سے گردن اونچی کر لی، جی ہاں۔ تمہیں باتیں بنانے کے علاوہ کھانا بھی بنانا آتا ہے؟ زارا نے فوراً چمچ میز پر رکھا، میں گاؤں کی لڑکی ہوں، ہمیں بس سب کچھ کرنا ہوتا ہے۔ واقعی؟ جی ہاں، شہر کی لڑکیوں کی طرح سے موبائل پکڑ کر تصویریں نہیں بناتی۔ میں نے کب کہا؟ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، چہرہ ہی سب کچھ بتا رہا تھا۔ مجھے تو لگا تھا تم صرف لوگوں کا سر کھانے میں ماہر ہو۔ وہ تو میرا شوق ہے، ہنر الگ چیز ہے۔ مامی ہنسنے لگی، جبکہ ماموں خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سالن بھی تم نے بنایا؟ جی۔ میٹھا بھی؟ جی۔ روٹی بھی؟ جی۔ چائے بھی؟ جی۔ پانی بھی؟ زارا نے فوراً آنکھیں تنگ کر دیں، نہیں، پانی اللہ نے بنایا تھا۔ مامی زور سے ہنس پڑی، آہان نے ہونٹ بھینچ لیا، اچھا جواب دے لیتی ہو۔ آپ اچھے سوال کریں، تم ہمیشہ اتنا بولتی رہتی ہو۔ آپ ہمیشہ اتنا کم بولتے رہتے ہیں، یہ بھی کوئی مقابلہ ہے؟ بالکل ہے، آپ خاموشی کے چیمپئن ہیں، میں باتوں کی چیمپئن ہوں۔ کوئی تمہیں انعام بھی دیتا ہے؟ آج دے دیں۔ کس چیز کا؟ اتنی دیر سے آپ کو ہنسانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں ہنسا نہیں، دل میں تو ہنسے ہیں۔ آہان نے نظریں چرا لیں، بہت یقین ہے اپنے اوپر، کیونکہ میں غلط کم ہی بولتی ہوں۔ یہ بھی غلط فہمی ہے؟ نہیں، یہ تجربہ ہے۔ مامی نے دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم دونوں کی نوک جھوک ختم بھی نہیں ہوتی۔ زارا فوراً بولی، یہ پہلے ہی چھیڑتے ہیں۔ آہان نے حیرت سے اسے دیکھا، میں؟ جی آپ۔ میں نے کیا کیا؟ آپ پیدا ہی مجھے تنگ کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ آہان پہلی بار ہنس دیا۔ زارا نے فوراً انگلی اٹھا کر مامی کی طرف دیکھا۔ دیکھا مامی، آخر کار ہنس ہی دیے۔ آہان نے فوراً سنجیدہ چہرہ بنا لیا، غلط فہمی ہوئی ہے؟ نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ثبوت؟ مامی نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا، ہاں بیٹا، تم ہنسے تھے۔ آہان نے بے بسی سے پانی کا گلاس اٹھا لیا، جبکہ زارا فاتحانہ انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس رات اپنے کمرے میں آ کر آہان کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ ایسے پہلی بار احساس ہوا کہ جب سے زارا آئی تھی وہ ہر وقت اسے ڈانٹتا رہا، کبھی سنجیدہ بات، کبھی طنز، کبھی ڈانٹ، مگر اس لڑکی نے کبھی برا نہیں مانا۔ ہر بار ہنس کر جواب دیا۔ اس نے الماری سے گاڑی کی چابی اٹھائی، پھر دوبارہ باہر نکل گیا۔ شہر کی ایک اچھی دکان سے اس نے بہت سوچ سمجھ کر آسمانی رنگ کا خوبصورت سا جوڑا خریدا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ زارا خوش ہو جائے گی۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق آفس چلا گیا۔ شام کو واپسی پر جیسے گھر میں داخل ہوا، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ پورا گھر غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا، امی، زارا کہاں ہے؟ مامی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، بیٹا وہ واپس گاؤں چلی گئی ہے۔ آہان چونک گیا، کیا؟ اسے تو جانا ہی تھا نا، چند دنوں کے لیے آئی تھی۔ اس کے امی ابو تو ہے نہیں، دادی بیمار رہتی ہیں، دادی نے بلوا لیا، وہ چلی گئی۔ آہان کے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگ آہستہ سے نیچے جھک گیا، بغیر ملے؟ تم آفس میں تھے، جلدی جانا تھا۔ آہان خاموش کھڑا رہا۔ پہلی بار کسی کے چلے جانے سے اسے گھر اتنا خالی محسوس ہوا۔ وہ آہستہ سے اپنے کمرے میں گیا، بیگ کھولا، آسمانی رنگ کا وہ جوڑا ابھی بھی ویسے ہی پیک تھا۔ اس نے ہلکے سے مسکرا کر سر جھکا لیا، تحفہ بھی نہ دے سکا۔ اس کے بعد دن گزرنے لگے، مگر ہر روز کسی نہ کسی لمحے سے زارا یاد آ جاتی۔ کبھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے یاد آتا کہ کوئی رفتار بڑھانے کا مطالبہ نہیں کر رہا، کبھی ریڈیو آن ہوتا تو وہ بے اختیار مسکرا دیتا کہ ابھی کوئی مجنوں والا مذاق کرے گی، کبھی کھانے کی میز پر بیٹھتا تو لگتا ابھی کوئی کہے گی پانی اللہ نے بنایا تھا۔ پورا گھر پھر پہلے جیسا خاموش ہو گیا۔ ایک شام دفتر سے واپس آ کر وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اچانک اس نے خود سے آہستہ سے کہا، کہیں مجھے اس پاگل لڑکی سے محبت تو نہیں ہوگی؟ چلا میں خاموش رہا، پھر خود ہی ہلکا سا مسکرا دیا، محبت تو ہو گئی ہے، بس اب اسے اپنا بنانا ہے۔ اگلے دن ناشتے کی میز پر اس نے اچانک کہا، امی میں گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ سب حیران رہے کہ گاؤں؟ جی، ماموں نے حیرت سے پوچھا، آج تک تم نے کبھی گاؤں کا نام نہیں لیا، اب اچانک کیا ہوا؟ آہان نے پانی کا گلاس میز پر رکھا، بس دل چاہ رہا ہے گاؤں دیکھوں۔ ماموں نے مسکرا کر سر ہلایا، چلو اچھی بات ہے،
आहान ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया, मगर वो जानता था इसे गाँव नहीं देखना, इसे सिर्फ एक शोक आवाज दोबारा सुननी थी, जो उसकी खामोश जिंदगी में बेख्तियार रौनक भर गई थी। दोपहर का सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा था। शहर की कुशादा सड़कें पीछे रह चुकी थीं। अब दोनों तरफ सरसब्ज खेत फैले हुए थे। कहीं गंदम की खाली खेत थे, कहीं मकई की फसल लहलहा रही थी, कहीं भैंसें पानी में खड़ी जगाली कर रही थी, कई बच्चे नंगे पांव मिट्टी में दौड़ रहे थे। आहान गाड़ी चलाते हुए हर मंजर को खामोशी से देख रहा था। इसके जहन में गांव की एक अलग ही तस्वीर बनी हुई थी। ऐसे हमेशा लगता था कि आजकल के गांव भी तकरीबन शहरों जैसे होते हैं, सिर्फ आबादी कम होती होगी, सहूलतें तकरीबन वही होंगी। मगर चंद किलोमीटर बाद इसकी गलत फहमी टूटने लगी। पक्की सड़क खत्म हुई, सामने कच्ची सड़क शुरू हो गई। गर्द हवा में उड़ने लगी, दोनों तरफ मिट्टी के घर नजर आने लगे। कहीं चारपाइयां बिछी थी, कहीं बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे, कहीं औरतें सेन में रोटियां पका रही थीं, कहीं बच्चे गलियों में क्रिकेट खेल रहे थे। आहान ने हैरत से चारों तरफ देखा, दिल ही दिल में बोला, ये तो वाकई टिपिकल गांव है। गाड़ी मजीद आगे बढ़ी, मगर चंद गलियों बाद रास्ता इतना तंग हो गया कि गाड़ी का गुजरना तकरीबन नामुमकिन था। इसने गाड़ी रोक दी। सामने एक दरमियानी उम्र का आदमी चारपाई पर बैठा रस्सी बिट रहा था। आहान गाड़ी से उतरा। भाभी, भाई यहाँ गाड़ी कहाँ पार्क करूं? वो आदमी फौरन खड़ा हो गया, इधर डेरे पर लगा दें, साहब आराम से रहेंगी। आहान ने आसपास देखकर, कोई मसला तो नहीं होगा? वो आदमी हंस पड़ा, यहाँ से चोरियां नहीं होती साहब, हमारे गांव में बड़े अच्छे लोग रहते हैं, फिक्र ना करें। आहान ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया, गाड़ी डेरे पर खड़ी की, बैग कंधे पर डाला, फिर पैदल चल पड़ा। हर तरफ मिट्टी की खुशबू थी, गलियों में मुर्गियां फिर रही थीं, कहीं बकरियां बंधी थीं, कहीं किसी घर से लस्सी बुलवाने की आवाजें आ रही थी। वो हर मंजर को हैरत से देखता जा रहा था। इसी दौरान सामने वाली गली से एक लड़की आती दिखाई दी, सादा देसी लिबास, सर पर दुपट्टा, हाथ में गन्ना था। चलते चलते वो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर खा रही थी। आहान ने एक नजर इसे देखा, दिल ही दिल में मुस्कुराया, ये हुई ना असल गांव की लड़की। यहाँ तो ऐसे मंजर देखने को मिलेंगे। अगले लम्हे इस लड़की की नजर आहान पर पड़ी। वो अचानक रुक गई, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, फिर बना एक लम्हा जाए किए उल्टे कदमों भाग गई। आहान हैरत से इसे देखता रह गया, अजीब लड़की है। इधर जारा का सांस फूल गया, वो दौड़ती हुई सीधी हवेली में दाखिल हुई। हट जाओ, रास्ता दो, ये चारपाई यहाँ किसने रखी है? ये बाल्टी उठाओ, कोई जल्दी से कमरा साफ करो, कोई खाना बनाओ, अरे जाओ करो, वो आ गए हैं। पूरा घर इसकी आवाजों से गूंज उठा। दादी ने हैरानी से पूछा, कौन आ गया? वही वही कौन? आहान। दादी मुस्कुरा दी। जारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शहर से वापस आने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब इसे आहान याद ना आया हो। कितनी बार इसका दिल चाहा इसे फोन करे, फिर हर बार एक ही ख्याल से रोक देता, वो शहर का बड़ा बिजनेसमैन है, गांव की लड़की, वो कभी मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचेगा। इसलिए से खामोशी बेहतर समझी। वो तेजी से अपने कमरे में गई, गन्ने को एक तरफ रखा, जल्दी जल्दी चेहरा धोया, साफ सुथरे कपड़े पहने, बाल संवारे, दुपट्टा ठीक किया, फिर गहरा सांस लेकर बाहर आ गई। इधर आहान हवेली में दाखिल हुआ। कुशादा सहन, बीच में नीम का पुराना दरख्त, एक तरफ मिट्टी का चूल्हा, दूसरी तरफ मवेशियों का बाड़ा। हर चीज में सादगी थी, मगर अजीब सा सुकून भी था। वो सीधा दादी के पास गया। दादी ने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा, दुआएं दी, हाल अहवाल पूछा। कुछ लम्हों बाद कदमों की आहट सुनाई दी। आहान ने नजर उठाई, सामने जारा खड़ी थी, अभी कुछ देर पहले वाले गन्ने खाती देहाती लड़की कहीं गायब हो चुकी थी। सादा मगर साफ सुथरे कपड़ों में वो पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आहान चनमे से देखता रह गया। जारा ने मुस्कुराकर खामोशी तोड़ी। कैसे आप? ठीक हो, तुम कैसी हो? बिल्कुल अच्छी हो। आप हमारे गरीब खाने में कैसे आ गए? बस गांव देखने की ख्वाहिश पैदा हुई तो सोचा आ जाऊं। जारा हंसती, यहाँ आपका अपना ही घर है, अपना ही घर समझे। फिर आगे चलते हुए बोली, आए मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। वो इसे एक सादा मगर साफ सुथरे कमरे में ले गई। यहाँ आराम कर ले, पानी चाहिए हो तो बाहर नल का लगा हुआ है, कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बता दे। आहान ने इसे रुकने का इशारा किया। रुको। इसने अपना बैग खोला, एहतियात से एक खूबसूरत पैकेट निकाला, फिर इसकी तरफ बढ़ा दिया। जारा ने हैरत से पैकेट लिया। ये क्या है? तुम्हारे लिए खरीदा था। जारा की आंखें हैरत से फैल गईं। आपने हमारे लिए तोहफा खरीदा? ये कैसे हो गया? आहान हल्का सा मुस्कुराया। क्यों, मैं तुम्हारे लिए तोहफा नहीं खरीद सकता?
ज़ारा खामोश रही। शहर में एक रस्म होती है, जब कोई मेहमान घर आए वापसी पर इसे तोहफा दिया जाता है। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था, मगर तुम मुझे बताए बगैर ही चली गई। ज़ारा के मुंह से बेख्तियार निकल गया, और क्या आप मेरे शौहर हैं जो आपको बताकर जाती? दोनों चंद लम्हे खामोश रह गए। आहान ने हैरत से इसे देखा। ज़ारा ने फौरन नजरें झुका ली। दिल ही दिल में खुद को डांटा, ये मैंने क्या बोल दिया। इसने जल्दी से बात संभाली। मेरा मतलब है, शुक्रिया, बहुत अच्छा है, आपने इतना सोचा हमारे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आहान से वैसे देखता रहा। ज़ारा ने फौरन पैकेट सीने से लगाया। आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। आहान ने मुस्कुरा कर कहा। वो जो शहर में तुमने चावल बनाए थे ना, वही बना देना। ज़ारा फौरन हंसती। इससे भी अच्छे बना दूंगी, वहां तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो देसी मुर्गा है। फिक्र नहीं करें, आज ऐसा खाना खिलाऊंगी कि शहर जाकर भी याद करेंगे। सुबह की नरम रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे की मटियाली दीवारों पर सूरज की किरणें अजीब सी दिलकशी पैदा कर रही थी। आहान ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे कमरे पर नजर दौड़ाई। कमरे में एक नहीं कई चारपाइयां रखी हुई थीं। हर चारपाई पर मुख्तलिफ रंगों की बनी हुई हाथ की बुनी चादरें बिछी थी। कहीं सुर्ख रंग नुमाया था, कहीं नीला, कहीं सब्ज, कहीं शोख गुलाबी रंग। आंखों को भला लग रहा था। दीवार के साथ लकड़ी की एक पुरानी अलमारी रखी थी। एक कोने में मिट्टी का घड़ा रखा था, जिस पर पानी के कतरे जमे हुए थे। छत पर चलने वाला पुराना पंखा आहिस्ता आहिस्ता घूम रहा था। आहान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। शहर के महंगे कमरों में भी इससे कभी ऐसा सुकून महसूस नहीं हुआ था। वो आहिस्ता से खिड़की के पास गया। छोटी सी लकड़ी की खिड़की से बाहर सेहन साफ दिखाई दे रहा था। ज़ारा सेहन में खड़ी किसी औरत से हंसते हुए बातें कर रही थी। इसके चेहरे पर वही बेफिक्र सी मुस्कुराहट थी जो हर वक्त रहती थी। आहान खामोशी से इसे देखने लगा। दिल ही दिल में बोला, अच्छी खासी लड़की तो है, मुझे वैसे भी बर्गर लड़कियां कभी पसंद नहीं आई। हर वक्त मेकअप, हर वक्त मोबाइल पर, हर वक्त नुमाइश। ये कितनी अलग है, कितनी मासूम, कितनी सादा, कितनी दुबली पतली। ऐसे शादी हो जाए तो शायद मेरी जिंदगी वाकई बदल जाए। वो इन्हीं ख्यालों में हल्का सा मुस्कुरा रहा था। इधर ज़ारा की भी नजर अचानक खिड़की की तरफ उठ गई। दोनों की नजरें चलमों के लिए मिली। ज़ारा ने हल्का सा मुस्कुराकर सर हिलाया। आहा ने भी बेख्तियार मुस्कुराकर सर हिला दिया। अगले लम्हे एक आदमी सेन में जिंदा मुर्गा ले आया। ज़ारा ने बड़ी आसानी से मुर्गा हाथ में पकड़ा। आहान दिलचस्पी से इसे देखने लगा। अगले लम्हे ज़ारा ने इंतहाई महारत से मुर्गे को मुड्डी पर रखा, फिर एक ही हरकत में इसे ज़िबा कर दिया। आहान की आंखें हैरत से फैल गईं। इसके चेहरे का रंग बदल गया। छला में पहले तक वो जिस लड़की को फूल जैसी नाजुक समझ रहा था, वो बगैर किसी हिचकिचाहट के पूरा काम कर चुकी थी। आहान ने बेख्तियार खुद को कहा, शायद मैंने गलत वक्त पर देख लिया, इतनी भी नाजुक नहीं है। वो हल्का सा हंस दिया। ये लड़की हर बार मेरी सोच के उलट ही निकलती है। कुछ देर बाद वो नहा धोकर फ्रेश हो गया। खाने की खुशबू पूरे सेन में फैली हुई थी। दस्तरखान पर देसी मुर्गे का सालन, ताज़ा चावल, दही, सलाद, देसी घी की रोटियां, सब कुछ तरतीब से रखा था। पहला निवाला खाते आहान ने बेख्तियार ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा फौरन बोली, क्या हुआ, नमक ज्यादा हो गया? नहीं, मिर्च ज्यादा है। नहीं, फिर बहुत अच्छा बनाया। ज़ारा के चेहरे पर खुशी फैल गई। कहा था ना, शहर वाले चावलों से भी अच्छा खिलाऊंगी। दादी हंसने लगी। खाने के बाद आहान काफी देर तक दादी के साथ बैठा इनकी पुरानी बातें सुनता रहा। गांव के किस्से, खानदान की कहानियां, पुराने जमाने की यादें। सुनते सुनते सफर की थकन इस पर गालिब आने लगी। वो कमरे में गया, चारपाई पर लेटा। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा चेहरे से टकराई। पता ही न चला कब आंख लग गई। अगली सुबह परिंदों की आवाजों ने इसे जगाया। वो भी बिस्तर पर बैठा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ारा अंदर झांक कर बोली, जाग गए? हाँ, जब मैं शहर आई थी तुमने मुझे शहर दिखाया था, अब मैं तुम्हें अपना गांव दिखाती हूँ। तैयार हो जाओ। आहान ने अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया। तैयार ही हूँ। ज़ारा ने फौरन सर हिला दिया। नहीं, यहाँ पैंट शर्ट नहीं पहननी। क्यों? सारे गांव के बच्चे तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। आहान हैरान हो गया। क्यों? ऐसे कपड़े यहाँ कम लोग पहनते हैं, सब तुम्हें देखते रहेंगे। वो अलमारी की तरफ गई। कुछ देर बाद कपड़े देखती रही, फिर सफेद शलवार कमीज निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दी। ये मेरे बाबा की कपड़े, ये पहन लो। आहान ने कपड़े हाथ में लिए। मैं ये नहीं पहन सकता। क्यों? मैंने कभी नहीं पहने। ज़ारा ने हैरत से आंखें फैलाई। क्या वाकई तुम नमाज भी पैंट शर्ट में पढ़ते हो? हाँ।
زارا نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے. توبہ و توبہ. آہان نے حیرانی سے پوچھا, اب کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں. وہ ہنسی روکنے لگی. لیکن ابھی یہی کپڑے پہننے پڑیں گے, نہیں تو ہم گھوم پھر نہیں سکیں گے. آہان نے چند لمحے کپڑوں کو دیکھا, پھر بے بسی سے سر ہلا دیا. اچھا ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد جب وہ شلوار قمیض پہن کر باہر نکلا تو زارا واقعی چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی. سادہ شلوار قمیض میں آہان پہلے سے زیادہ وجیح لگ رہا تھا. زارا نے مسکرا کر تالیاں بجائیں. اب لگ رہے ہو نا تم گاؤں کے رانجھے. آہان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا, یہ رانجھا وہی تو نہیں تھا جو ہیر کے پیچھے فنا ہو گیا تھا؟ ہاں تھا تو وہی. آہان نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا, پھر ہلکے سے مسکرا دیا. اگر تم ہیر والا لباس پہن لو تو پھر میں رانجھا بننے کو تیار ہوں. زارا کی پلکیں چھپکنا بھول گئیں. چند لمحے وہ صرف اسے دیکھتی رہی, پھر ہلکا سا شرما کر بولی, پھر کیا میرے لیے فنا ہو جاؤ گے؟ آہان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا, کیوں نہیں. ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی. زارا کے دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہو گئی. اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید یہ بات سے مذاق نہیں تھی. آہان کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ایسا اشارہ تھا جسے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی. صبح کی دھوپ ابھی نرم تھی. ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا کھیتوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی گندم کے خالی کھیتوں کے کناروں پر آگے سبزے کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی. دور کہیں بیلوں کی گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. کہیں مٹی کے چولہے سے اڑتا دھواں آسمان میں گھل رہا تھا. پرندوں کے جھنڈ ایک کھیت سے دوسرے کھیت کی طرف اڑ رہے تھے. پورا گاؤں ایک عجیب سا سکون اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا. زارا تیزی سے چل رہی تھی جبکہ آہان اس کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہا تھا. جلدی چلیں, ابھی بہت کچھ دکھانا ہے. تمہارے گاؤں میں سب لوگ اتنا ہی تیز چلتے ہیں؟ نہیں, صرف میں چلتی ہوں, مجھے پہلے ہی اندازہ تھا. زارا ہنستی, تھک گئے؟ ابھی تو شروعات ہے. وہ آج تو بڑے بہادر بن رہے ہیں. وہ کچھ پگڈنڈی سے مڑ کر کھیتوں کی طرف لے گئی. چاروں طرف دور تک سبز فصلیں لہرا رہی تھی. کہیں مکئی تھی, کہیں سبزہ چارہ, کہیں سبزیوں کی قطاریں بڑی ترتیب سے لگی ہوئی تھیں. زارا نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے, یہ دیکھیں. آہان نے ارد گرد دیکھا. کیا یہ سب ہماری زمینیں ہیں؟ آہان نے حیرانی سے دور تک پھیلے کھیتوں کو دیکھا. اتنی ساری؟ ہاں, تم نے بھی تو کبھی بتایا نہیں, آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں. آہان مسکرا دی, یہ بات بھی ٹھیک ہے. زارا ایک جگہ رکی, ادھر آئیں. آہان اس کے پیچھے گیا. وہ جھک کر مٹی ہٹانے لگی. پتہ یہاں کیا ہے؟ مجھے کیا پتا, مولیاں. اچھا اب نکالیں. میں؟ ہاں آپ, مجھے نہیں آتا. آج آ جائے گا. آہان بے دلی سے جھکا. زارا نے ایک مولی پکڑی, زور سے کھینچی. آہان نے پوری طاقت لگائی. اگلے لمحے مولی تو باہر نکل گئی, مگر آہان کا توازن بگڑ گیا. وہ سیدھا پیچھے نرم مٹی پر جا گرا. زارا ایک لمحہ خاموش رہی, پھر اتنی زور سے ہنسی کہ کھیتوں میں اس کی آواز گونج گئی. ہائے اللہ, آپ کا چہرہ دیکھیں, بالکل بچے لگ رہے ہیں. آہان نے مٹی جھاڑتے ہوئے سے گھوڑا, ہنس لو. رک جائیں. نہیں رک سکتی, یہ منظر زندگی بھر نہیں بھولوں گی. آہان بھی آخر ہنس پڑا. تم نے جان بوجھ کر گرایا؟ قسم سے نہیں. جھوٹ. اچھا تھوڑا سا. وہ پھر ہنسنے لگی. آہان نے مولی اٹھائی, یہ تو نکل آئی. شاباش, کوئی انعام؟ ہاں. زارا نے ایک مولی اس کے ہاتھ میں دے دی, یہ کھائیں. آہان نے حیرت سے اسے دیکھا. ایسے ہی؟ ہاں ایسے ہی. زارا نے خود ایک مولی پانی سے دھوئی, پھر مزے سے کھانے لگی. آہان نے بھی ایک لقمہ لیا. اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اتنی میٹھی. کہا تھا نا شہر میں ایسی نہیں ملتی, اس لیے وہاں میٹھی نہیں, صرف مارکیٹ ہوتی ہے. آہان خاموشی سے مسکرا دیا. کچھ دیر بعد دونوں ٹیوب ویل کی طرف پہنچے. موٹر چل رہی تھی. ٹھنڈا پانی پوری طاقت سے گر رہا تھا. آس پاس کی مٹی بھیگی ہوئی تھی. بچے پانی میں کھیل رہے تھے. زارا دوڑ کر پانی کے نیچے جا کھڑی ہوئی. آئیں. نہیں, کیوں؟ بھیگ جاؤں گا اس لیے تو بلا رہی ہوں. بالکل نہیں. زارا نے دونوں ہتھیلیوں میں پانی بھر کر اس کی طرف اچھال دیا. ٹھنڈا پانی سیدھا آہان کے چہرے پر پڑا. وہ چونک گیا. زارا کہکا لگا کر ہنسنے لگی. اب آ جائیں. آہان بھی آگے بڑھا. چند لمحوں بعد دونوں ٹھنڈے پانی میں کھڑے بچوں کی طرح ہنس رہے تھے. زارا نے نلکے کے نیچے ہاتھ رکھا, پانی پیے. آہان جھکا. زارا نے ہینڈل چلایا. ٹھنڈا میٹھا پانی بہنے لگا. آہان نے دونوں ہاتھوں سے پانی پیا, پھر حیرت سے بولا, اتنا ٹھنڈا؟ فریج سے بھی زیادہ. واقعی میں جھوٹ نہیں بولتی. کبھی کبھی وہ بھی اچھے مقصد کے لیے. آہان بے اختیار ہنس دیا. وہ دونوں کھیتوں کے کنارے آہستہ آہستہ چلتے رہے. زارا کبھی کسی درخت کا نام بتاتی, کبھی کسی فصل کے بارے میں بتاتی, کبھی کسی پرندے کی آواز پہچاننے کو کہتی. آہان خاموشی سے ہر بات سنتا جا رہا تھا.
इसे महसूस हो रहा था जैसे वो पहली बार जिंदगी को इतने करीब से देख रहा हो। ना शोर, ना मीटिंग, ना फाइलें, सिर्फ हवा, सब्जा पानी, सुकून। कुछ देर बाद ज़ारा अचानक रुक गई। तुम्हारे पास कैमरा है? आहान ने मोबाइल निकाला। हाँ, मेरे मोबाइल में अच्छा भला कैमरा है। ज़ारा की आंखें चमक उठी। चलो फिर कुछ करते हैं। क्या? ज़ारा ने शरारती अंदाज में मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़ा। चलो भी। कहाँ? सरप्राइज है। तुम्हारे सरप्राइज से डर लगने लगा है। डरपोक। मैं? हाँ, पहले मूली से गिराया वो हादसा था, फिर पानी में भिगा दिया, वो जरूरी था। अब क्या करोगी? ज़ारा ने कहका लगाया। कल पता चल जाएगा। आहा ने हैरत से देखा। कल? हाँ कल। अभी क्यों नहीं बताती? क्योंकि मज़ा खराब हो जाएगा ना। आहा ने बेबसी से सर हिलाया। तुम वाकई बहुत अजीब लड़की हो। ज़ारा ने फख्र से कहा। इसलिए तो सब मुझे याद रखते हैं। आहान चलमे से देखता रहा। इसके दुपट्टे को आहिस्ता आहिस्ता उड़ा रही थी। सूरज की रोशनी इसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो मुसलसल बोल रही थी, मुसलसल हंस रही थी। आहान ने दिल ही दिल में पहली बार इतराफ किया, शायद जिंदगी वाकई ऐसी होनी चाहिए थी, शोर से भरी, हंसी से भरी, ज़ारा से भरी। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था। नरम सुनहरी रोशनी सेन में बिखरी हुई थी। नीम के दरख्त पर बैठे परिंदे मुसलसल चहचहा रहे थे। हवेली के बाहर बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता गुजरी तो इसकी घंटियों की आवाज पूरे माहौल में घुल गई। आहान कमरे से बाहर निकला तो ज़ारा पहले दरवाजे के पास खड़ी इसका इंतजार कर रही थी। इसके चेहरे पर पहले से भी ज्यादा शरारत थी। आज एक खास काम करना है, इसके लिए पहले कपड़े पहन ले। इसने तय किए हुए कपड़े आहान की तरफ बढ़ा दिए। आहान ने खुलकर देखा तो हल्के क्रीम रंग की शलवार कमीज थी, साथ एक सादा वास्कट भी रखी हुई थी। कल भी पहनाए थे, आज फिर यही। कल आम शलवार कमीज थी, आज खास है। खास कैसे? अब सवाल बहुत करते हैं, पहले पहन कर आए फिर बताती हूँ। मुझे लग रहा है आज भी तुम कोई नई मुसीबत खड़ी करोगी। कसम से बहुत अच्छी मुसीबत होगी। आहान हंसता हुआ वापस कमरे में चला गया। चंद मिनट बाद जब वो बाहर आया तो ज़ारा चंद लम्हों के लिए खामोश रह गई। सादा लिबास में आहान पहले से भी ज्यादा वजीह लग रहा था। चौड़े कंधे शलवार कमीज में नुमाया हो रहे थे। हल्की सी दाढ़ी इसके चेहरे को मजीद पुरकशिश बना रही थी। ज़ारा ने बेख्तियार मुस्कुराकर कहा, अब लग रहे हो ना पूरे गांव के रांझे। आहान ने हंसते हुए जवाब दिया, ये रांझा वही था ना जो हीर के पीछे सारी जिंदगी फिरता रहा। हाँ वही। मुझे उम्मीद है मेरी किस्मत इस जैसी नहीं होगी। क्यों डर गए? तुम्हें देखकर तो डरना बनता है। क्यों? पहले मूली से गिराया, फिर पानी में भिगोया, पता नहीं क्या करवाने वाली हो। ज़ारा हंस दी। आज से वीडियो बनानी है। वीडियो? हाँ। किसकी? रांझे की। ये कहकर वो भाग गई। आहान हैरान खड़ा रह गया। तकरीबन 15 मिनट बाद वो दोबारा वापस आई। इसने हल्के सब्ज रंग का खूबसूरत देसी लिबास पहना हुआ था। बारीक गोटे वाला दुपट्टा सर पर रखा हुआ, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां थी, पाँव में सादा सा खुस्सा जूती थी, बालों की लंबी चोटी कंधे पर पड़ी हुई थी। आहान वाकई चंद लम्हों के लिए से देखता रह गया। ज़ारा इसके सामने आकर घूम गई। बताएं कैसी लग रही हूं ना मैं? हीर? आहान ने नजरें हटाए बगैर कहा। सच सुनोगी? हाँ, मुझे लग रहा है कि अगर किसी ने असल हीर को देखा होगा तो शायद वो भी तुम जैसी होगी। ज़ारा का चेहरा हल्का सा सुर्ख हो गया। इतनी तारीफें ना करें, फिर मैं वाकई खुद को हीर समझने लगूंगी। तुम तो पहले ही समझती हो। वो तो है। वो हंसते हुए अंदर गई, फिर हाथ में एक बांसुरी लेकर वापस आई। ये पकड़े। आहा ने हैरत से बांसुरी देखी। अब इसका क्या करूं? रांझे बांसुरी पकड़ते थे, बजाना नहीं आता। बजानी भी नहीं, सिर्फ पकड़नी है। अगर किसी ने पूछा कह देना सीख रहे हैं। आहान हंस पड़ा। ज़ारा ने मोबाइल इसके हाथ से लिया। अच्छा, कैमरा वाकई अच्छा है। मैंने कहा था ना। चले फिर आज एक ऐसी वीडियो बनाते कि पूरा गांव देखेगा। पहले मुझसे पूछ तो लो। पूछ लिया। कब? अभी दिल में। तुम दिल की बातें भी सुन लेती हो कभी कभी। दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। हवा आहिस्ता से चल रही थी। सरसों के बचे हुए पौधे लहरा रहे थे। दूर बैलगाड़ी जा रही थी। माहौल बिल्कुल वैसा था जैसा पुरानी पंजाबी कहानियों में होता है। ज़ारा ने मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाया। अच्छा, आप आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आए। ऐसे ऐसे रांझा हीर को देख रहा हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, अदाकार नहीं। आज से अदाकार भी है। अगर वीडियो खराब हुई तो जिम्मेदारी मेरी। आहान आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। ज़ारा भी मुस्कुराती हुई इसकी तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर दोनों वीडियो बनाते रहे। कभी ज़ारा हंस पड़ती, कभी आहान डायलॉग भूल जाता,
कभी दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते। आखिर ज़ारा ने कहा, अब आखिरी सीन करते हैं। वो क्या? अब सिर्फ इतना कहे कि हीर तुम बहुत खूबसूरत हो। ये तो आसान है। रिकॉर्डिंग दोबारा शुरू हुई। आहान ने चंद कदम चलकर ज़ारा की आंखों में देखा, मगर अगले लम्हे इसके ज़हन में डायलॉग बदल के वो धीमी आवाज में बोला, क्या ये हीर हमेशा के लिए इस रांझे के साथ चलेगी? ज़ारा चौंक गई। रिकॉर्डिंग चल रही थी। वो फौरन बोली, ये कौन सा डायलॉग बोल रहे हो? ये तो मैंने बताया ही नहीं था। आहान ने एक कदम और आगे बढ़ाया। इसकी नजरें मुसलसल ज़ारा की आंखों में थीं। क्योंकि ये डायलॉग नहीं है। ज़ारा की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगी। फिर ये हकीकत है। चंद लम्हों के लिए हवा भी जैसे रुक गई। ज़ारा खामोश खड़ी रही। आहान ने पहली बार पूरी संजीदगी से कहा, जब तुम शहर आई थी तो मुझे तुम्हारी बातें शोर लगती थी। फिर वही शोर मेरी आदत बन गया। तुम चली गई तो घर खाली लगने लगा, गाड़ी खामोश लगने लगी, खाने की मेज सुनसान लगने लगी। मुझे हर जगह तुम्हारी हंसी सुनाई देती रही। तब समझ आया कि मैं सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं करता बल्कि तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। मैं यहाँ गाँव देखने नहीं आया था, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था। ज़ारा, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना रहो तो शायद मेरी जिंदगी फिर पहले जैसी खामोश हो जाएगी। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा साथ दोगी? क्या मुझसे शादी करोगी? ज़ारा की आंखें हैरत से फैल गईं। इसने कभी नहीं सोचा था कि संजीदा सा इंसान इतनी सीधी बात भी कर सकता है। इसकी आंखों में नमी सी आ गई। आपको पता है मैंने कितनी बार सोचा था कि आपको फोन करूं, फिर हर बार यही सोचकर रुक जाती थी कि शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन भला एक गांव की लड़की को क्यों पसंद करेगा। मैंने खुद को बहुत समझाया कि ज़ारा ख्वाब मत देख, मगर दिल कहाँ मानता था। मैं भी जब से शहर से वापस आई हूँ हर रोज आप ही याद आते थे। आपकी डांट, आपकी खामोशी, आपकी मुस्कुराहट, सब कुछ, शायद मोहब्बत दोनों तरफ एक ही वक्त में आ गई थी। आहान के लबों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई। तो इसका मतलब? ज़ारा ने नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से मुस्कुराकर बोली, हाँ रांझे, मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हीर बनने को तैयार हूँ। आहान ने खुशी से आंखें बंद करके गहरी सांस ली। खेतों के ऊपर चलती हवा पहले की तरह बह रही थी। इस लम्हे दोनों को लग रहा था जैसे पूरी फिजा इनकी खुशी में मुस्कुरा रही हो। दादी अभी सहन में चारपाई पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। हल्की हल्की शाम उतर रही थी। आंगन में नीम के दरख्त का साया फैल चुका था। ज़ारा खामोश बैठी अपने दुपट्टे के किनारे से खेल रही थी, जबकि आहान पहली बार अपनी जिंदगी में किसी बड़े कारोबारी फैसले से ज्यादा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। दादी ने दोनों को एक साथ बैठा देखा तो मुस्कुराकर बोली, आज दोनों इतने खामोश क्यों हैं? लगता है कोई शरारत होने वाली है। ज़ारा ने फौरन नजरें झुका ली। आहान ने गहरा सांस लिया। दादी, एक बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो। अगर आप इजाजत दें तो मैं ज़ारा से शादी करना चाहता हूँ। दादी चंद लम्हे खामोश रही, फिर इनकी आंखों में चमक आ गई। सच कह रहे हो? आहान ने तमाम से सर हिलाया। जी। दादी ने फौरन ज़ारा की तरफ देखा। बेटी, तेरा क्या फैसला है? ज़ारा के गाल शर्म से सुर्ख हो गए। वो धीरे से बोली, अगर आप सब खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। दादी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखा। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। मैं तो दिल ही दिल में बहुत पहले से यही दुआ मांग रही थी। इस वक्त दादी ने आहान की वालदा को फोन किया। इधर से सलाम दुआ हुई। दादी ने हंसते हुए कहा, मुबारक हो बहन, अब रिश्तेदार नहीं, एक खानदान बनने वाले हैं। चलामों की खामोशी के बाद फोन से खुशी भरी आवाज आई, हमें तो ज़ारा पहली मुलाकात में पसंद थी, बस हमने कभी आहान से पूछा नहीं था। दादी हंसती। इधर भी यही हाल था। 2 दिन बाद आहान के वालिदैन पूरे खानदान के साथ गांव पहुंच गए। हवेली खुशियों से भर गई। ज़ारा की मामी, खालाएं, पड़ोस की औरतें सब मुबारकबाद देने आ रही थीं। आहान की वालदा ने ज़ारा को गले से लगा लिया। बेटी, तुम्हें पहली बार देखा था तभी दिल ने कहा था कि अगर ये हमारी बहू बन जाए तो घर जन्नत बन जाए। ज़ारा की आंखें नम हो गई। अम्मी, ये पहला मौका था जब इसने इन्हें अम्मी कहा था। आहान की वालदा ने प्यार से इसका माथा चूम लिया। आज से तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी भी हो। पूरे गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। गलियों में रंग बिरंगी झंडियां लग गईं। हवेली में ढोलक की थाप सुनाई देने लगी। हर शाम औरतों की हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजती। बच्चे खुशी से इधर उधर दौड़ते। दादी हराने वाले को मुस्कुराकर ये कहती, मेरी पोती की शादी है, खूब दुआएं देना। चंद दिन बाद बारात का दिन आ गया। पूरा गांव सजा हुआ था। दूर से गाड़ियों का काफिला नजर आया। बच्चे शोर मचाते हुए भागे। बारात आ गई। आहान क्रीम रंग की शेरवानी में बेहद खूबसूरत लग रहा था। गांव वाले भी उसे देखकर तारीफ किए बगैर न रह सके।
इधर ज़ारा सुर्ख जोड़े में बैठी हुई थी, हाथों पर मेहंदी, आंखों में खुशी, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट। जब निकाह के अल्फाज अदा हुए तो दोनों के दिल एक अजीब सुकून से भर गए। कबूल है कि 3 लफ्जों ने 2 अलग अलग दुनियाओं को हमेशा के लिए एक कर दिया। रुखसती का वक्त आया। ज़ारा ने दादी को गले लगा लिया। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। हमेशा खुश रहना बेटी। ज़ारा ने रोते हुए सर हिला दिया। आहान खामोशी से इनके पास आकर खड़ा हो गया। इसने आहिस्ता से कहा, अब ये आंसू मेरी जिम्मेदारी, आइंदा कोशिश करूंगा सिर्फ खुशी के आंसू आए। ज़ारा ने नम आंखों के साथ मुस्कुरा कर इसे देखा। दोनों शहर वापस आ गए। घर का दरवाजा खुला तो आहान ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश आमदीद मोहतरमा। ज़ारा ने इधर उधर देखा। अब ये मेरा घर है? नहीं, फिर हमारा घर है। ज़ारा हंसती चले, माफ किया। वो घर में दाखिल हुई। चलना में बात बोली, एक बात बताऊं? हाँ, ये घर पहले बहुत खामोश होगा, है ना? बहुत। अब नहीं रहेगा। आहान हंस पड़ा। मुझे भी यही उम्मीद है। शाम को दोनों बालकनी में बैठे थे। शहर की रोशनियां दूर तक फैली हुई थीं। ज़ारा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात की खुशी है? किस बात की? आप मुझे लेने गांव आए थे। मैं तो पहली बार तुम्हें साथ ले आता अगर तुम मान जाती। अच्छा जी, वाकई? फिर तो मुझे इतना तंग भी ना करते। अगर तंग ना करता तो मोहब्बत कैसे होती? ज़ारा हंस दी। इसका मतलब आप शुरू से मंसूबा बना रहे थे? नहीं, शुरू में तो मुझे लगता था तुम बहुत बोलती हो। अब लगता है अगर तुम ना बोलो तो जिंदगी खामोश हो जाए। ज़ारा ने शरारत से कहा, अच्छा फिर सुने। अब क्या? मैंने सोचा रोज सुबह आपको जगाने के लिए गांव वाला मुर्गा भी ले आऊं। आहा ने फौरन दोनों हाथ उठा दिए। खुदा के लिए नहीं। ज़ारा जोर से हंसने लगी। देखा, अभी भी डरते हैं। आहा ने मुस्कुरा कर इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। तुमसे नहीं, फिर तुम्हारे आइडियाज से। ज़ारा ने आहिस्ता से अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। एक बात कहूं? हाँ, अगर इसने ना मैं आपकी गाड़ी में ना बैठती तो फिर मैं जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत से महरूम रह जाता। ज़ारा ने मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा। इतनी मोहब्बत करते हैं? अल्फाज से ज्यादा सबूत। आहान ने इसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दिया। ये रहा। ज़ारा की आंखें शर्म से झुक गईं। हल्की सी हवा चलने लगी। दोनों खामोश बैठे शहर की रोशनियों को देखते रहे। कभी कभी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर किसी मंसूबे से शुरू नहीं होता, बल्कि एक शरारती लड़की के एक मामूली से मजाक से शुरू होता है। फिर वही मजाक आहिस्ता आहिस्ता आदत बनता है। आदत मोहब्बत में बदलती है। मोहब्बत 2 दिलों को एक रिश्ते में बांध देती है। फिर बाकी जिंदगी एक दूसरे की हंसी संभालते, एक दूसरे के आंसू पूंछते, एक दूसरे का हाथ थामते गुजर जाती है। आहान को आखिरकार वो सुकून मिल गया था जिसकी से हमेशा तलाश रही थी। ज़ारा को वो शख्स मिल गया था जिसके साथ वो बेफिक्र होकर अपने पर हर हंसी, हर ख्वाब, हर शरारत बांट सकती थी। यूं एक खामोश शहर के संजीदा लड़के की जिंदगी में एक चुलबुली गांव की लड़की आई। फिर इसकी खामोश दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए मोहब्बत, कहकहों, खुशियों और अपनाइयत से भर गई। जिंदगी अपनी खूबसूरत रफ्तार से आगे बढ़ती रही। वक्त के साथ इनके रिश्ते की मोहब्बत पहले से भी ज्यादा मजबूत होती गई। आहान के लिए हर दिन ज़ारा की हंसी से शुरू होता था, जबकि ज़ारा के लिए हर शाम आहान के साथ बैठकर गुजरा हुआ दिन याद करना सबसे खूबसूरत लम्हा बन गया था। दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त भी थे, हमराज भी थे, हमसफर भी थे। हर खुशी, हर परेशानी, हर ख्वाब एक साथ बांटते थे। चंद साल बाद अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को एक और खूबसूरत नेमत से नवाज दिया। इनके घर एक नन्ही सी औलाद की पैदाइश हुई जिसने पूरे घर को खुशियों से भर दिया। दादी की दुआएं रंग ले आईं। आहान के वालिदैन की खुशी दीदनी थी, जबकि ज़ारा अपने बच्चे को गोद में लिए हर वक्त मुस्कुराती रहती। आहान जो कभी सिर्फ अपने कारोबार में गुम रहता था, अब दफ्तर से जल्दी घर आने लगा ताकि अपने बच्चे के साथ खेल सके, ज़ारा को तंग कर सके और अपने नन्हे से खानदान के साथ वक्त गुजार सके। घर में हर तरफ कह के गूंजते थे, कभी बच्चे की शरारतें सबको हंसाती, कभी ज़ारा की बातें आहान को बेख्तियार मुस्कुरा देती। आहान अक्सर ज़ारा को देखकर मुस्कुराते हुए कहता, इस दिन अगर तुम मेरी गाड़ी में जबरदस्ती ना बैठती तो शायद मेरी जिंदगी हमेशा अधूरी रह जाती। ज़ारा भी हमेशा हंसकर जवाब देती, देखा आखिर मेरी शरारत ही आपके काम आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते क्योंकि वो जानते थे कि इनकी मोहब्बत का आगाज भी एक शरारत से हुआ था। फिर वही शरारत जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत बन गई। यूं आहान, ज़ारा और इनकी नन्ही सी दुनिया
محبت، اعتماد، ہنسی، اپنائیت اور خوشیوں سے بھری ایک مکمل زندگی گزارنے لگی، جہاں ہر نیا دن پچھلے دن سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوتا تھا۔ محبت وہ خوبصورت احساس ہے جو دو اجنبی دلوں کو ایک ایسی دوڑ میں باندھ دیتا ہے جو وقت، حالات، فاصلے، آزمائشیں بھی نہیں توڑ سکتی۔ سچی محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کرنے، ہر مشکل میں ہاتھ تھامنے، ہر خوشی کو بانٹنے، ہر دکھ کو اپنا بنانے کا نام ہے۔ محبت میں عزت، اعتماد، وفاداری، صبر سب سے قیمتی تحفے ہوتے ہیں۔ جب دو دل خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا انتخاب کرتے ہیں تو قسمت بھی ان کے لیے آسان راستے بنا دیتی ہے، کیونکہ سچی محبت ہمیشہ اپنے انجام تک پہنچنے کا راستہ خود بنا لیتی ہے۔